नमस्कार, मैं डॉक्टर ए के लाडूना आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी समस्या के बारे में जो लगभग 13 साल की उम्र से लेकर के 45 साल की उम्र की फीमेल यानी कि फर्टिलिटी एज की फीमेल की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम है PCOS अर्थात पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। इसके मिलती जुलती ही प्रॉब्लम है PCOD पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। थोड़ा सा अंतर है, बता देता हूँ, लगभग सब कुछ सेम है। PCOD यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में जो हार्मोनल कॉज है वो प्रमुखता से नहीं होकर के लाइफ स्टाइल कॉज बनता है। उसकी वजह से ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं यानी कि अंडों का बढ़ना डिस्टर्ब हो जाता है, वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाते। ये है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। लेकिन PCOS यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम ये बहुत सारे लक्षणों का एक ग्रुप होता है। एक सिंड्रोम मीन्स बहुत सारे लक्षणों का ग्रुप। और इसमें हार्मोन्स जो है वो एक प्रमुख रोल प्लेयर होता है। यानी कि हार्मोन की गड़बड़ी के कारण जो फॉलिकल्स हैं यानी कि जो अंडे हैं वो मैच्योर नहीं हो पाते हैं और वो ओवरी में रुक जाते हैं। तो ओवरी में उनका रुक जाने के कारण वो एक सिस्ट का रूप ले लेते हैं। सिस्ट मीन्स एक ऐसी सैक, एक ऐसी गांठ जिसमें कुछ है। कुछ क्या होता है? इमेच्योर या मैच्योर्ड एग होते हैं, उसमें ओवम रहते हैं। तो ये ओवम वहां से रिलीज नहीं होंगे और रिलीज नहीं होने के कारण एक एक करके वहां पे इकट्ठे होते चले जाएंगे। और जब ये खूब सारे हो जाते हैं तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज नाम कह देंगे। पॉली मीन्स ज्यादा, सिस्टिक मीन्स गांठें, गांठें मीन्स एक छोटी छोटी ऐसी गांठें जिनमें अंडे हैं। और ये रोग जो है बहुत बड़ी संख्या में आजकल गर्ल्स को या वुमेन को परेशान कर रहा है। कुछ वर्षों पहले तक इसका नाम केवल किताबों में था, यानी कि इसके पेशेंट्स कभी किसी को देखने को मिलते थे। अब तो शहरों में 25% गर्ल्स को ये प्रॉब्लम है। गांवों में भी ये प्रॉब्लम अभी होने लगी है। लगभग 5% गर्ल्स जो गांव में है वो भी इससे परेशान है। ये रोग क्यों होता है, इसके कारण हम जानने वाले हैं। ये रोग होने पर क्या क्या लक्षण हो जाते हैं वो भी हम बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो जाएंगी अपन बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि होम्योपैथिक इलाज किस तरह से अन्य सभी इलाज की तुलना में श्रेष्ठ इलाज है। आप अपने लेवल पे क्या करें तो इससे बचे रह सकते हैं, और वही उपाय हैं आपको इससे होने वाले जो तकलीफें हैं उनको कम करने का भी। PCOS या PCOD हो जाने पर प्रमुखतया पीरियड से संबंधित तकलीफें हो जाती हैं। पीरियड लेट होंगे, जो नॉर्मल साइकिल पीरियड है वो लेट हो जाएगा। पीरियड कम हो जाएंगे, स्कैंटी मेंसेस। पीरियड बंद भी हो सकते हैं। और कभी कभी किसी को अनियमितता इतनी ज़्यादा हो जाती है कि अगर ये बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाए ऐसा भी संभव है। तो ये हो गई पीरियड से संबंधित तकलीफें। एंड्रोजन हार्मोन बढ़ जाएंगे, फीमेल में मेल हार्मोन बढ़ जाएंगे। अब आप सोचेंगे कि फीमेल में मेल हार्मोन कैसे हो गए। फीमेल में भी जो एड्रिनल ग्लैंड है वो और ओवरी का कुछ हिस्सा मेल हार्मोन सीक्रेट करता है, और ये मेल हार्मोन का सीक्रेशन PCOD हो जाने पर ज्यादा हो जाएगा। उसके परिणाम स्वरूप चेहरे पे पिंपल्स का होना, जो एक्ने टीन एज में होके बंद हो जाने चाहिए, बड़ी उम्र तक भी एक्ने होते रहते हैं। और इसकी वजह से हो जाएंगे बॉडी पे हेयर की ग्रोथ, चेहरे के ऊपर खूब सारे बाल आने शुरू हो जाएंगे, अपर लिप पे हेयरिंग हो जाएगी, बाजू पे जो रोम होते हैं वो हार्ड हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे, पेट पे, लेग्स पे बालों का अधिक घने हो जाना, ये इसका इंपॉर्टेंट लक्षण है। यहां तो बाल हो गए अधिक, लेकिन सिर के बाल
पतले होंगे और धीरे धीरे जड़ना भी शुरू हो जाते हैं। तो ये एंड्रोजन की ओवर एक्टिविटी के कारण ऐसा हो जाता है। इसके अलावा जो फर्टिलिटी के इश्यूज हैं, जब ओवम वहां से रिलीज ही नहीं हो रहा है तो फर्टिलिटी नहीं होगी, यानी कि प्रेगनेंसी नहीं होगी। प्रेगनेंसी नहीं होगी, अगर कहीं प्रेगनेंसी हो गई, क्योंकि ओवम भी इससे इमेच्योर भी निकल सकते हैं, ओवम की क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी तो अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेट के निचले वाले हिस्से में भारीपन और दर्द भी रह सकता है। एंड्रोजन हार्मोन्स की सिक्रीशन की वजह से स्किन हार्ड हो जाती है। जो एक फीमेल डेलिकेट स्किन होती है, जो एक नाजुकता होती है, वो हार्डनेस में कन्वर्ट हो जाती है, तो स्किन हार्ड एंड रफ हो जाती है। जो सिबेसियस ग्लैंड की ओवर एक्टिवेशन है, उसके कारण डैंड्रफ का होना और ड्राइनेस ऑफ स्किन भी हो जाती है। इतना सब कुछ हो जाने से किसी का माइंड कैसे स्वस्थ रह सकता है? इसकी वजह से मूड में चेंजेस, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी, एंगर और डिप्रेशन भी हो जाता है। डिप्रेशन बहुत ही कॉमन है गर्ल्स में इस तकलीफ की वजह से। रोग अगर ठीक नहीं होगा, नजरअंदाज किया जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन के रूप में ओवरी के ये जो छोटे छोटे फॉलिकल्स बहुत बड़ा रूप धारण कर लेते हैं और ट्यूमर बन जाते हैं। ट्यूमर कैंसर भी हो सकते हैं। ये रोग एंडोमेट्रियम के कैंसर का भी कारण बन सकता है। ये सब बहुत आगे जाकर के होगा। उससे पहले इंसुलिन रेजिस्टेंस, डायबिटीज, मोटापा, थायराइड के रोग, हाइपोथायराइडिज्म, लीवर के रोग, फैटी लीवर, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना, हाइपरटेंशन, ये सब रोगों की ये वजह बन जाता है पीसीओडी। आखिर ये इतनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन वाली समस्या क्यों बढ़ती जा रही है इन दिनों? क्यों ये रोग इतना फैल गया है? क्यों ये रोग एज एन एपिडेमिक हो गया है? इसकी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेस है। स्ट्रेस मीन्स मानसिक तनाव। आज की लड़की को मानसिक तनाव बहुत ज्यादा है। किस बात का तनाव? अपनी पढ़ाई का, अपने करियर का, अपने भविष्य का, एक जो मैनेज करने का, फैमिली को मैनेज करने का, अपने लाइफ को एक रूप देने का, ये तनाव है उनके ऊपर। आज की लड़की प्राचीन काल की उन लड़कियों की तरह केवल हाउसवाइफ बन के रहना नहीं चाहती है, लेकिन उनके लिए रास्ते इतने आसान भी नहीं है। उन्हें खूब स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें खूब मेहनत करनी पड़ती है, उन्हें समाज से भी लड़ना पड़ता है, अपनी सुरक्षा को भी ध्यान में रखना पड़ता है। अब आप देखेंगे ना किस तरह से कोई भी रिजल्ट जब आते हैं, उन रिजल्ट्स में टॉपर गर्ल्स ही क्यों होती हैं? क्योंकि वो रियल में बहुत हार्ड वर्क कर रही हैं। ये हार्ड वर्क, ये स्ट्रेस है। ये अपने क्षमता से ऊपर जाकर के काम करना स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस उनके हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देता है। और इस स्ट्रेस भरी जीवन में अन्य चीजें जैसे वेट का बढ़ना। आज गर्ल्स एवरेज वेट वाली कहाँ है? जिसको देखो मोटापा मोटापा। तो ये जो ओवर वेट होना है, ये बहुत बड़ी वजह है पीसीओडी की। फिजिकल एक्टिविटी तो रह ही नहीं गई है। इतना कुछ अचीव जो करना है, तो आपको अपने शरीर के लिए वक्त ही कहाँ है? आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं करेंगे तो वेट बढ़ना भी निश्चित हो जाता है। लाइफ स्टाइल इतना बिगड़ गया है, कहीं भी कुछ भी सही नहीं है। लेट सोना, लेट उठना, फास्ट फूड का सेवन ज्यादा करना, इवन आज की लड़कियां स्मोकिंग, अल्कोहल, पूछो मत। इन सब के कारण, लाइफ स्टाइल के कारण हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और पीसीओएस हो जाता है। कुछ बीमारियां हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड की बीमारी जिसमें प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ जाता है, उसकी वजह से भी पीसीओएस हो जाता है। एक हार्मोन होता है
AMH, एंटी मुलेरिन हार्मोन, उसके बढ़ जाने की वजह से भी PCOS हो जाता है। कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो जाए ओवरी में, वो भी इसका कारण बनता है। फैमिली हिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कुछ परिवारों में अगर 2-3 बहनों को ये रोग है तो नेक्स्ट को भी हो जाती है। अगर मदर को ये डिजीज थी तो भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक कारण मुझे अभी बात करते करते याद आ गया, लड़कियों को जब वो बहुत छोटी होती हैं तो मेल टाइप प्रोनाउंस करते हैं, जैसे कि उसको फेमिनाइन वर्ड ना यूज करके एक मेल लाइक वर्ड यूज करते हैं, जैसे उसको शी ना कह के ही कहते हैं। मेरा राजा बेटा, ठीक है, मैं खाना खाऊंगा, मैं नहाऊंगा, यानी कि वो लड़कियां मेल की तरह प्रोनाउंस करेंगी। ये जो मेल लाइक प्रोनाउंस करना है ना, ये लड़कियों के अंदर जेंडर आइडेंटिटी कॉम्प्लेक्स बना देता है। वो उस एज में जब जाती हैं, जब टीन एज होती है, वहां पे वो बहुत कंफ्यूज स्टेट में होती है। उनको मालूम नहीं है कि हम मेल हैं या फीमेल हैं। कौन समझाएगा, क्या होगा, बड़ा मुश्किल है। मैंने बहुत सारी गर्ल्स को इस फेज में से निकल के PCOD के पेशेंट बनते हुए देखा है। तो भगवान ने उन्हें जो जेंडर के रूप में जन्म दिया है, वो जेंडर के रूप में ही उनकी आइडेंटिटी होनी चाहिए। ये एक कारण है हार्मोन डिस्टर्ब हो जाने का। कैसे पता करें कि किसी को ये PCOS है, ये PCOD का रोग है? इसके क्या इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं? सबसे साधारण इन्वेस्टिगेशन है अल्ट्रासोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड कराने से ओवरी में ये वाली गांठें, सिस्ट आसानी से नजर आ जाती है, रिपोर्ट में क्लियर हो जाएगा। जो एंडोमेट्रियम है, यानी कि यूट्रस की इनर मोस्ट लेयर, उसकी थिकनेस भी शो कर देती है कि समथिंग इज रॉन्ग। इसके अलावा जो टेस्ट किए जा सकते हैं वो हार्मोन्स की जांचें होती हैं। इनमें से LH, FSH, प्रोलैक्टिन, AMH, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, DHEA सल्फेट, ये सब हार्मोन्स हैं जिनको इन्वेस्टिगेशन से देखा जा सकता है। अल्ट्रासाउंड सिर्फ ये बताएगा कि PCOD है, ये हार्मोन्स बताएंगे कि हार्मोन्स की कमी है, लेकिन रियल कॉज इसका मालूम चलता ही नहीं है। ऐसा क्यों हो गया ये नहीं पता चलेगा, क्योंकि कोई एक फैक्टर, कोई एक कारण इसका नहीं है। मल्टीपल फैक्टर या क्लबिंग ऑफ मैनी फैक्टर्स इसमें होते हैं, तो एग्जैक्ट कॉज तो पता चल ही नहीं सकता। इस रोग के इलाज के रूप में क्या किया जाता है? जो सिस्ट बन जाती हैं उन्हें ऑपरेशन के द्वारा, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के द्वारा रप्चर किया जाता है। एलोपैथिक डॉक्टर्स हार्मोन थेरेपी देते हैं। एलोपैथिक डॉक्टर्स डायबिटीज में काम आने वाली दवाइयां मेटफॉर्मिन भी देते हैं, लेकिन वो स्थायी समाधान नहीं है। स्थायी समाधान होम्योपैथिक इलाज के रूप में संभव है, लेकिन अगर आप लाइफ स्टाइल को ठीक करेंगे तो वो इलाज भी जल्दी हो जाएगा और रोग वापस भी नहीं आएगा। जिन लोगों को जरा भी गड़बड़ हो गई है, अगर अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा कर लेते हैं तो उनको ये रोग से बचाव रहेगा। सबसे प्रमुख है अपना वजन नियंत्रित रखो, वेट मत बढ़ने दो। हमने एक वीडियो बना के YouTube पे डाला हुआ है, डाइट फॉर वेट मैनेजमेंट, उसका लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप देख सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करो, रात को सोना, सुबह का उठना, फास्ट फूड का, ये सब ठीक करो। ये नहीं चल सकता। फिजिकल एक्टिविटी आधा पौना घंटा जरूर ही आप फिजिकली एक्टिव रहें, सैर करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें। योगा बहुत इफेक्टिव है। योगा में भी अगर आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो वेट भी लूज होगा और आपको पूरे शरीर की एक्सरसाइज उससे हो जाती है।
प्रॉपर नींद लें, लेकिन बहुत ज्यादा ना सोएं। स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये इसका एक प्रमुख कारण है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे? केवल किसी को कोई कह दें कि चिंता मत रखा करो, ऐसा नहीं हो सकता। चीजों को व्यवस्थित करने से, चीजों को सही तरीके से करने से स्ट्रेस से बचा जा सकता है। अगर आप अंडर स्ट्रेस हैं तो काउंसलर की राय जरूर लो। अपने हिसाब से जीवन चल तो रहा ही है, लेकिन आप क्या क्या खो रहे हैं, किस तरह से अपने हेल्थ को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मालूम नहीं चल रहा। तो चीजों को व्यवस्थित करो, अपनी क्षमताओं को देखते हुए काम को करो, अपना एक फिक्स्ड रूटीन फॉलो करो, अपने हॉबीज को साथ में जरूर रखो। जो चीजों से आपको एंजॉय होता है, जो आप करके खुश होते हैं, वो काम सदा जरूर करो जीवन में। अपने फैमिली एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ही गोल सेट करो। बहुत अगेंस्ट, बहुत इम्पॉसिबल टास्क जीवन में ना लेके चलो। इस तरह से आप अपने स्ट्रेस को अंडर कंट्रोल रख सकते हो। होम्योपैथिक इलाज अन्य कोई भी हार्मोनल इलनेस की तरह ही इस बीमारी का भी बहुत ही बढ़िया है। हमारे इलाज से सभी लोग ठीक होते ही हैं। ऑफ कोर्स, जो मैंने बोला है, लाइफ स्टाइल को अगर करेक्ट कर लेंगे, इलाज जल्दी हो जाएगा और डिजीज वापस नहीं आएगी। होम्योपैथिक इलाज यानी कि होम्योपैथिक अप्रोच, इस डिजीज के लिए मैं क्या लेता हूं, मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। देखिए, होम्योपैथी में पीसीओडी है, ये दवाई दे दो सबको जादू की तरह ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इस बीमारी के लिए, खास करके इस बीमारी के लिए, हम अप्रोच लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन की। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिस्क्रिप्शन क्या होती है? कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं पूरे शरीर को ध्यान में रख के इलाज देना, यानी कि व्यक्ति के मन, स्वभाव, आदतें, उसकी फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन, मोटे, दुबले, टॉल, नाटे, कैसे शरीर की वो महिला है, स्किन पतली है, स्किन मोटी है, स्वभाव में गुस्सा ज्यादा है, बहुत डरपोक है, बहुत अंडर स्ट्रेस है, किस तरह का स्ट्रेस है और वो स्ट्रेस कैसे उसको हैंडल करती हैं। जैसे अगर कुछ हुआ, कुछ बुरा हो गया, एक व्यक्ति डर के घर में बैठ सकता है, एक व्यक्ति सामने आके फाइट करेगा। तो इस तरह की जो प्रकृति है, इनके पर्सनालिटी के जो टाइप है, वो हमें जानने होते हैं इलाज देने के लिए। शरीर को गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दी ज्यादा लगती है, प्यास कम लगती है, ज्यादा लगती है, खाने पीने में क्या पसंद है, क्या नफरत है, कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं जीवन में, और उन महत्वाकांक्षाओं में भी वो व्यक्ति कैसे उनको अचीव करना चाहता है। एक व्यक्ति ऑफ द रूट किसी भी तरह से बस अपनी अचीवमेंट को ही चाहता है, एक व्यक्ति मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पे चल के कामयाब होना चाहता है। दोनों अलग हो गए ना, ये दोनों अलग पर्सनालिटी टाइप्स है। होम्योपैथिक इलाज के लिए इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाता है। हम ये भी ध्यान रखते हैं कि पीसीओडी हो जाने पर, पीरियड्स के लेट हो जाने पर शरीर में किस तरह के सिम्टम आ रहे हैं। सभी को पेट में दर्द होगा, जरूरी नहीं है। सभी को चिड़चिड़ापन आएगा, जरूरी नहीं है। सभी को नींद कम हो जाएगी, नींद ज्यादा हो जाएगी, काम करने की इच्छा नहीं होगी, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो जिसको जो सिम्टम हुए हैं उनको हम ले लेते हैं। इसके अलावा इस कंडीशन के जानने पर कि उनको ये रोग है, उसकी प्रतिक्रिया एक बनती है। कोई बहुत पैनिक हो जाएंगे, कोई भविष्य के बारे में चिंता करेंगे, कोई केयरलेस भी होते हैं। मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स आती हैं, क्या हुआ, मम्मी लेके आई है हमें, तो हमें इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं है, पीरियड हो नहीं हो, आई डोंट केयर अबाउट माई वेट। लोग बोलते हैं, मैं हैरान होता हूं कि गर्ल्स को वेट ज्यादा हो जाने की परवाह नहीं है, मैं हूं जैसी हूं। हैरानी होती है, लेकिन वो जो एटीट्यूड है ना, वो हमारे लिए बहुत काम का है। होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शन इस तरह की बातों को ध्यान में रख के किया जाता है और हम सफलतापूर्वक ये चीजों को पेशेंट से जान लेते हैं और फिर हम करते हैं इलाज।
कौन कौन सी दवाइयां हम प्रयोग में लेते हैं, अधिकांशतया जिनको लेते हैं मैं उनका नाम बता रहा हूं। ये दवाइयां हैं, सबसे कॉमन मेडिसिन में सल्फर, पल्साटिला, लाइकोपोडियम, थूजा, नेट्रम्यूर, एपिस मेल्फिका, कैलकेरिया कार्ब, ग्रेफाइट्स, ब्यूफोराना, लेकेसिस, एपोसाइनम, बेलाडोना, ऑरम मैट, आयोडियम, कैलकेरिया फ्लोर और बहुत सारी दवाइयां हैं। इन दवाइयों के अपने स्पेसिफिक लक्षण होते हैं, इनकी अपनी प्रकृति होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनकी बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स जो होते हैं उनको ध्यान में रख के हम लोग दवाइयां देते हैं। मोस्टली लोगों को विद इन ए मंथ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और बहुत लंबा इलाज नहीं चलता, लोग ठीक हो जाते हैं। तो आप भी अपनी लाइफस्टाइल में सुधार करके और होम्योपैथिक इलाज लेकर के अपने इस रोग से मुक्ति पा सकते हैं, अपने अंदर आत्मविश्वास को भर सकते हैं, इसमें कतई कोई शक नहीं है। आप खुश रहें, आपकी उम्र लंबी हो, आप सदा मुस्कुराते रहें। थैंक यू सो मच।